नमस्कार दोस्तों, फिर से हमारे YouTube चैनल सैन्योदय पत्रिका में स्वागत करते हैं और एक नई अपडेट के साथ जो हमारे डिजिटल YouTube संचालक जो आदरणीय पवन कुमार सैन जी से बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं, एजुकेशन पे फोकस करते हुए हमारे बीच हैं, क्या कहते हैं, सुने उनके विचारों को। हमारे YouTube चैनल सैन्योदय पत्रिका में हम स्वागत करते हैं और जो बहुत ही हमारे चर्चित टॉपिक के अंदर हमारे सामने जो आज हम लोगों से जो हमारे श्रोतागण को रूबरू करवाते हैं, पवन सैन जो डिजिटल सैन से जैसे काफ़ी बार आपने देखा होगा। और आज हमें पहले उनकी वीडियो देखते थे, उनकी जो भी चीज़ें थी उनसे बहुत प्रभावित थे। आज हमें उनसे फेस टू फेस मिलने का मौका मिला है और हम उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि इतने कीमती टाइम में से उन्होंने टाइम दिया है। आइए सुनते हैं थोड़े से उनके विचारों को और थोड़ा सा अपना परिचय देते हुए क्या कहते हैं, आइए सुने। सभी सैन्योदय पत्रिका के जो श्रोतागण हैं, मेरे समाज के जो भाई हैं, बंधु हैं, उन सभी को मैं पवन सैन नमस्कार करता हूं। मेरा नाम पवन सैन है, जैसे तेजपाल जी ने पहले ही बता दिया आप लोगों को। काफ़ी लोग जो हैं जानते भी हैं और कुछ नहीं भी जानते चेहरे से, तो वो डिजिटल सैन नाम से तो काफ़ी लोग जानते भी हैं। काफ़ी सालों से इस नाम से जो है मैं कोशिश करता हूं कि हम जब बहुत ज़्यादा ज़मीनी स्तर पर अगर समाज का साथ नहीं दे पाएँ तो हम अपनी कलम से जो है वो अपना एक योगदान जो है वो समाज को दे सकें। मैं रोहतक का रहने वाला हूं। वैसे मेरा गांव जो है वो झज्जर के पास सिलानी गांव है। रोहतक सेक्टर 6 में मैं निवास करता हूं और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में रोहतक में ही अभी हाल फिलहाल ब्रांच मैनेजर के तौर पे जो है हुड्डा कॉम्प्लेक्स में कार्यरत। जी, मैं थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में जानना चाहता हूं कि हमारे समाज में वैसे एजुकेशन की कमी है। काफ़ी बार लोगों के बीच हम सुनते हैं कि भी हमारा समाज पिछड़ा है, एजुकेशन की कमी है। हम हर प्रकार से हर इंसान कोशिश करता है कि हमारे कैसे भी समाज की एजुकेशन को बढ़ावा मिले। तो थोड़ा सा आप भी दो शब्द एजुकेशन के बारे में बताइए कि किस माध्यम से हमारी एजुकेशन बढ़ सकती है, किस प्रकार से जागृति हमारे समाज में आने की उम्मीद रखते हैं। जैसे ज़मीनी स्तर पे बता दीजिए, जैसे भी आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग। जी, मेरा ये मानना है, खासकर जो अगर एजुकेशन की बात करें तो जैसे हरियाणा जो है वो दिल्ली से काफ़ी करीब भी है और हरियाणा में ऐसी बात नहीं है, एजुकेशन का हब है। तो सैन समाज भी जो हरियाणा में है वो एजुकेशन में किसी भी तरह से जो है वो कम नहीं है। ये मेरा अपनी व्यक्तिगत राय है। मैं भी काफ़ी स्टेटों में नौकरी भी किया हूँ, घूमा भी हूँ, गया भी हूँ। अगर कोई स्टेट एजुकेशन में पिछड़ा हुआ है तो वहाँ जाट भी पिछड़ा हुआ है, वहाँ ब्राह्मण भी पिछड़ा हुआ है, या उतने ऊंचे स्तर पर नहीं। जैसे बिहार में आप लगा लीजिए, तो अगर बिहार में कोई इलाका जहाँ पढ़े लिखे इंसान हैं, जहाँ पढ़ाई के बारे में ज़्यादा सोचा जाता है, तो ऐसी बात नहीं है, वहाँ हमारा समाज भी आगे है। लेकिन अगर हम कुछ संपन्न राज्यों की बात करें तो ऐसी बात नहीं है कि हमारा समाज किसी भी मामले में शिक्षा से पिछड़ा हुआ है। लेकिन एक सोच है, एक दायरा है। देखिए, कोई आदमी चाहे उसका सैलून का काम हो, चाहे उसका बिजनेस हो, चाहे वो अच्छी पोस्ट पे हो, चाहे वो मजदूरी करता हो, वो चाहता है कि कम से कम वो बिल्कुल रोज़ाना दारू ही क्यों नहीं पीता हो। क्योंकि अगर घर में एक बहुत दारू पीने वाला है तो कम से कम उसकी वाइफ जो है वो इतनी समझदार मिलेगी कि वो चाहता है कि कैसे भी हालात हों, मेरे को कहीं से भी पैसा जुगाड़ करना हो, वो कोशिश करती है या वो कोशिश करता है कि मैं अपने बच्चों को, चाहे मैं दारू पीता हूँ फिर भी मैं कोशिश करूँगा मैं अपने बच्चों को कम से कम ग्रेजुएट करवाने की। और कोई ऐसी चीज़ नहीं आती है उनकी आड़ों में। जैसे अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, देखो 10th और 12th के बाद आजकल बच्चे भी थोड़ा है ना स्मार्ट हो चुके हैं, तो उनको भी ये मालूम है कि ग्रेजुएशन में मेरे को क्या करना है। वो जानते हैं मेरे हालात कैसे हैं। वो बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता, तो गवर्नमेंट कॉलेज में तो एडमिशन इजीली मिल जाता है। बहुत ज़्यादा पढ़ाई का उतना भी ज़्यादा महंगी पढ़ाई सरकारी कॉलेज में नहीं है। अगर आप MBBS की बात कर ली जाए तो करोड़ों रुपए में MBBS होती है। लेकिन अगर PGI रोहतक की बात करें, अगर उसका बच्चे में अगर टैलेंट है, देखो टेस्ट देने के लिए ये नहीं देखा जाता कि आप किस बैकग्राउंड से आते हो। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपका बच्चा भी MBBS कर सकता है और 10-20 लाख रुपए में MBBS हो जाती है आज की डेट में। लेकिन हमारे अंदर ये हवा फैल चुका है कि
पढ़ाई बहुत महंगी हो चुकी है। अरे हो चुकी है महंगी, लेकिन आप तैयारी करो ना पीजीआई में एमबीबीएस करने की। तो मेरा अपना व्यक्तिगत मेरा जो मानना है वो ये है कि पढ़ाई में माँ बाप भी जागरूक हो चुके हैं, या आपके परिवार में कोई ऐसा आदमी जागरूक है जो अगर आपके अंदर, आपके बच्चे के अंदर पढ़ने की इच्छा है, तो कोई किसी की इच्छा को आजकल नहीं मारना चाह रहा है। हाँ, बच्चे की इच्छा अगर वो ज़्यादा यूट्यूब में घुसा हुआ है, मोबाइल में घुसा हुआ है, यार दोस्तों में घुसा हुआ है, वो अलग बात है। तो पढ़ाई की कोई कमी नहीं है, पढ़ाई बिल्कुल भी उतनी भी महंगी नहीं है कि हमारे हाथ में नहीं हो, बशर्ते हम कुछ भी करते हो, कैसे भी करते हो, सैलून की दुकान हो, थोड़ी अपने बच्चों को इतना तो जागरूक करो कि अपने पैरों पे वो खड़ा हो जाए। और हालांकि बच्चा भी आजकल सोशल मीडिया देखकर, न्यूज़ वगैरह देखकर, अपने यार दोस्तों या अपने माहौल देख के वो भी चाहता है कि 10वीं 12वीं के बाद वो भी अपना कैरियर चूज करने के लिए एक्चुअल में बहुत स्मार्ट हो चुका है। जी जी, जैसे कि हम थोड़ी देर पहले हम जैसे बता रहे थे कि भी अभी राजस्थान का भ्रमण करके आए हैं, तो त्रिवेणी धाम के बारे में बता रहे हैं। वो त्रिवेणी धाम शाहपुरा के अंदर पड़ता है, नागौर डिस्ट्रिक्ट का जी। और शाहपुरा में एक तो आपके नाम राशि हैं पवन कुमार सेन जी, और उनकी सिस्टर रितु सेन और उनके भाई संजय सेन, तीनों ही एक ही परिवार से, एक ही घर से, तीनों आईएएस पर्सन हैं जी। और उसी गांव से थे। तो मुझे और एक गांव वहीं का बालोतरा गांव तहसील के अंदर थापन गांव था, उसमें 110 घरों की फैमिली थी हमारी। उसमें 110 घरों में से कोई 10th पास बच्चा नहीं था। और रही बात दूसरी शाहपुरा की तरफ हम बताते हैं, तो वहाँ पर एक ही परिवार के तीनों बच्चे आईएएस। तो हम राजस्थान की एजुकेशन को कम भी नहीं कह सकते, ज़्यादा भी नहीं कह सकते, क्योंकि हर क्षेत्र में जहाँ जैसा माहौल है वैसे उसे संस्कार उदय होते हैं। तो थोड़ा सा इस विषय में भी कहना चाह रहे थे कि भी एजुकेशन को थोड़ा सा प्रमोट, जितने भी जो लोग हमारे डिजिटल साइंस से जुड़े, कि आप बेहतर हैं इस लाइन में, काफ़ी सीनियर हैं, और आपके माध्यम से क्या थोड़ा सा उन लोगों के भी थोड़े से नाम लीजिए जो इस लाइन में जो काम कर रहे हैं, जो प्रचार कर रहे हैं, इस माध्यम से संदेश दे रहे हैं। जी देखिए सर, ऐसा है कि डिजिटल सैन का जब हमने ये रूपरेखा रखी थी, जो दिमाग में आया था, तो उसमें डिजिटल और साथ में सैन, वो दोनों इसलिए लगाए थे कि डिजिटल का मतलब है कि हम अपने समाज को डिजिटल करेंगे, और सैन का मतलब ये है कि हम जो नाई का जो आज का आधुनिक नाम है सैन, तो हम दोनों को उसके साथ लेके जो है वो चले थे। वो काफ़ी साल पहले जब इनकी स्टोरी हमने डिजिटल सैन पे भी दिखाई थी, जिनका जो है आपने नाम लिया था पवन सेन जी, संजय सेन जी और रितु सेन जी, इसमें 2 आईएएस हैं और 1 आईपीएस है। इनके फादर साहब जो हैं शायद टीचर रहे हैं, और काफ़ी बार, 1-2 बार मेरी इनसे, पवन सेन जी से किसी कार्यक्रम, संजय सेन जी से किसी कार्यक्रम में मेरी मुलाकात भी हुई थी, और काफ़ी इन्होंने संघर्ष किया है। लेकिन इनके अंदर जो है, इनका जो जज्बा था तो पढ़ने का और कुछ बनने का, अब ना उसकी जाति उसके आगे आई, और ना जो है उनका सामान्य परिवार में होना उसके आगे आया। उस टाइम जब ये आईएएस आईपीएस बने थे, तब ये मान्यता थी कि भाई आईएएस आईपीएस बनने के लिए एक तो बहुत ज़्यादा आपका बैकग्राउंड भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ता था, क्योंकि आज की डेट में बहुत ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है यूपीएससी में। लेकिन उस टाइम तो ऐसा भी माना जाता था कि कई बार जो है, जैसे हरियाणा का जो एचएससी जो है, कि वहाँ पे नेताओं के बच्चे लगते हैं, जो बाहुल्य वाले हैं जो वही बच्चे लगते हैं। लेकिन इन तीनों भाइयों ने ऐसा दिखाया था कि भी हम सामान्य परिवार से होते हुए भी हमने जो है ये आईएएस आईपीएस की जो परीक्षा होती है, यूपीएससी की जो परीक्षा होती है, वो इंडिया में सबसे हार्ड जो है वो परीक्षा होती है। और उसको भी अपने परिवार से, अपनी जाति से सब कुछ उठ के अपने टैलेंट के दम पे जो है उन्होंने जो है इस चीज़ को हासिल किया है। तो काफ़ी प्रशंसनीय जो है उनका ये कदम रहा है। और ये तो फिर भी भगवान ने हमारे को सब कुछ दिया है, हाथ पैर सब कुछ दिया है। बहुत सारे, हरियाणा की एक लड़की है नागपाल करके, वो जन्म से ही उसकी जो 3 साल से ऊपर जो उसका इससे जो नीचे का हिस्सा जो है, शरीर का जो नीचे का जो हिस्सा, वो काम ही नहीं करता। आज वो सब किसी पैरा एथलीट में जो है उसने क्या करके दिखा दिया। भगवान, मतलब वो खुद भगवान से ये बोलती थी कि शायद मैं मर जाऊं तो बढ़िया है। उसका पूरा परिवार बोलता था कि शायद ये मर जाए तो बढ़िया है, क्योंकि ऐसा नहीं उससे प्यार नहीं करते थे, लेकिन ऐसा है उसकी हालत इतनी वो खराब थी। और वो 30 साल के बाद उसने एथलीट्स में जो है वो स्पोर्ट्स में जाना स्टार्ट किया, और आज
देखो लाखों सॉरी अर्जुन अवार्डी है, काफ़ी सारे उसने मेडल जीत चुके हैं, और अब समझो उसका आधा शरीर ही काम नहीं कर रहा था। तो हमारे पास सारी चीज़ है जी। जैसा कि आपने बताया, जो दिव्यांग होने की वजह से उसने इतना हुनर को, जज्बे को, जो उनके जज्बे को हम अर्टी कंग्रेचुलेशन बोलते हैं, और फिर जी। उससे एक लाइन बनी है, जी जो और भी कमज़ोर बच्चे हैं उनकी प्रतिभा को देखकर उनमें भी हुनर की पैदाइशी जरूर होगी। जी। और जैसे आपने 2 रत्न दिए हैं, जी आपके पास हैं, एक लड़का एक लड़की, जी। तो एजुकेशन उनकी कितनी, थोड़ा सुन के बारे में बताइए, क्योंकि जी। आप तो एजुकेटेड हैं। जी जी। लड़की जो है, मेरी बेटी का नाम है सानिया, अभी वो 12th में है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब मेरी बेटी जब पैदा हुई थी तो ये बता, आई डोंट थिंक मैं ये बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं गांव में उस टाइम सत्संग या 10वीं का जो ये कुछ जब बच्चा 10वां दिन हो जाता था तो कुछ गांव में प्रोग्राम करते हैं, काफ़ी फेमस प्रोग्राम होता है वो सब घरों में करते हैं, जिसकी जैसी औकात होती है, जिसका ज़्यादा बैकग्राउंड होता है। तो मैंने भी जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो मेरे पूरे गांव में सत्संग किया था, सारा अच्छा किया था, वैसे ही किया था जैसे बच्चे का किया जाता है। नाम इसका टेका था सानिया, रखा था जो है सानिया। अब वो कहीं से ये भी लिखा जाता है कि सानिया एक मुस्लिम वर्ड है, लेकिन मैं ना हिंदू मुस्लिम में कुछ यकीन बहुत ज़्यादा करता हूँ, ना मेल फीमेल में बहुत ज़्यादा यकीन करता हूँ कि लड़का लड़की है। और बस इच्छा थी कि भगवान जो पहला जो बच्चा देगा, जो भी देगा, उसको मैं बहुत अच्छे से मैं पालूंगा, मैं उसमें ना मेल फीमेल का कोई फ़र्क कभी ज़िंदगी में करूँगा। बेटी मेरी जो है उस चीज़ का प्रतीक भी रही है, नाम में उसका मुस्लिम है लेकिन वो हिंदू है। बेटे की तरह मैंने उनको पढ़ा है, 12th में है अभी, MDN स्कूल रोहतक में है। बेटा मेरा अभी 10th में है और सोच रहा हूँ अभी से मैंने उनके बच्ची की जो है वो UPSC की तैयारी स्टार्ट करवा दी है। या तो मैं उनको UPSC के लिए मैं प्रेरित कर रहा हूँ, या फिर मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम ग्रेजुएट होकर किसी फॉरेन कंट्री में जो है वो सेटल हो जाए। देखो जी, जब इंसान जन्म लेता है जी उसकी कोई जाति नहीं होती, जी जी। वो भगवान का रूप होता है। ये हमारी मानसिक धारणाएं होती हैं, जो लोग जिस ढांचे में डले हुए होते हैं वो उसी अपनी इच्छा के अनुसार व्यक्त करते हैं। जी। सानिया कोई हिंदू मुस्लिम ऐसे कोई किसी धर्म से कोई ताल्लुकती नाम नहीं है। जी, जी। सानिया इज ए वर्ड, जो नाम है, रॉयल्टी है, वो तो उस पर डिपेंड करता है कि भाई किस क्षेत्र में वो कितना, वो तो लोगों की मानसिक धारणा है। जब बेटी पैदा हुई थी तो उस टाइम सानिया मिर्जा एकदम छाई हुई फेमस थी। बहुत। तो उस टाइम सानिया का मतलब ये होता था कि जैसे सानिया वो मिर्जा है, तो उसका उस टाइम एक दो ने मेरे को बोला यार ये तो मुस्लिम नाम है, मतलब एक मैं कहा यार नाम में क्या रखा है, नाम कौन सा मुस्लिम हो गया। तो बोला यार सानिया मिर्जा भी रखा है। नहीं, मैं कहा यार इस टाइम ये पॉपुलर थी, जैसे किसी टाइम सचिन चल रहा था तो लोगों ने सचिन नाम रखना स्टार्ट कर दिया, किसी टाइम कपिल चल रहा था तो कपिल नाम रखना स्टार्ट किया। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में जैसे सानिया मिर्जा ने वहाँ उनसे शादी कर ली कि बहुत अच्छे थे जो क्रिकेटर शोएब। जी जी। तो वो कोई बात नहीं, वो भी बहुत अच्छे प्लेयर थे। और यदि वो सानिया मिर्जा हिंदू कम्युनिटी के अंदर शादी कर लेती तो हमारे हिंदू जो लोग थे वो खुश हो जाते, मुस्लिम कम्युनिटी थोड़ी सी निराश हो जाती। ऐसा कुछ नहीं होता। और जहाँ भी जिसे संस्कार होते हैं, जिस धर्म को मान्यता होती है, हमारे भारत के अंदर सभी धर्मों को मान्यता है, ऐसी कोई बात नहीं। अब्दुल कलाम जी भी यहीं से थे और जो कोई भी उन पे तंज नहीं कसता है मुस्लिम कम्युनिटी का। तो जैसा भी आपने बहुत ज़्यादा बताया है कि हम ये वीडियो बनाना मोटिवेशन एजुकेशन को फोकस करना था, और आपने अच्छी तरीके से बताया भी किसी भी परिवार का कोई भी सदस्य कैसा कोई भी काम करता, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, भले चाहे वो मजदूरी करता हो, चाहे सैलून का काम करता हो, चाहे वो किसी भी मैटर में फील्ड में काम करता हो। नहीं, मैंने एक्चुअली पर्सनली मैंने देखा है, अगर कोई सैलून का काम करता भी है तो बोलता है कि सर बच्चे को अभी पढ़ने के लिए रखा है, वो पूरा उस बच्चे पे फोकस करता है कि कम से कम ग्रेजुएट हो जाए बेटा तू, ना तो मेरी तरह रह जाएगा। मतलब अगर ये माना जाता है, खुद परचून की दुकान कर रहा है तो वो भी अपने बच्चों को ये शिक्षा देता है कि बेटा कम से कम ग्रेजुएट हो जा। अब बच्चा किसी का नहीं पढ़ पा रहा है, देखो अब वो बेचारा कम पढ़ा लिखा है, वो उसकी फीस तो पे कर सकता है, चाहे वो कहीं से भी दे, उसकी फीस तो वो पे कर सकता है, लेकिन वो इतना भी
गाइड करने के तौर पे वो बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं होता। अब सैलून वाला है बेचारा, वो 500 रुपये भी कमाता होगा, 1000 रुपये भी कमाता होगा, 100 रुपये भी कमाता होगा, लेकिन उसकी फीस वो कहीं से चाहे उधार लेके उसको अपने बच्चे को फीस, अगर बच्चे में जज्बा है पढ़ने का तो वो दे सकता है। लेकिन अगर उस सैलून वाले से आप ये उम्मीद करो कि वो उसको बैठ कर यूपीएससी की तैयारी करवाए, वो उतना नहीं है। जैसे कोई डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है, तो वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा गाइड कर सकता है, पैसे भी वो लगा सकता है। लेकिन सैलून वाला या परचून की दुकान वाला, वो पैसा कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर देगा, चाहे उसको अपनी ज़मीन ही की गिरवी रखनी पड़े, चाहे अपनी रोजी रोटी से वो करना पड़े। लेकिन अगर उसको डॉक्टर से आप कंपेयर करोगे, आपको आईएएस से कंपेयर करोगे कि ये उस तरह से उसको गाइड भी कर देगा, वो थोड़ा कमी मेरे को महसूस होती है समाज में। जी, जैसा ही भी आप भी काफ़ी बार गए हो कि मैट्रिमोनियल पर्पज पे, और भी आपने देखा है कि सभी जो हाई लेवल की जो सोसाइटी है वो देखते हैं कि अच्छी एजुकेशन और सुशील और गुणनशील लड़की हमें मिल जाए तो हमें कुछ नहीं चाहिए, जैसे मैंने काफ़ी बार सुना। तो क्या हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इस तरह का एक फंक्शन साल भर में होना चाहिए जिससे हमारे आचार विचार बढ़े, ताकि रिलेशनशिप को मजबूती मिले, ताकि कुछ अनहोनी घटनाएं जो आज हमारे समाज में दिन प्रतिदिन होते जा रहे हैं उससे छुटकारा भी मिले? बिल्कुल अच्छा प्रयास है। काफ़ी जगह इसको जो है काफ़ी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज भी किया जाता है। जैसे मैं पहले इंदौर में भी रहा हूँ, वहाँ पे भी अच्छे तौर पे जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। लेकिन अपने समाज में मैंने एक चीज़ देखा है कि जो मैट्रिमोनियल वाला जो फंक्शन जो करवाए जाते हैं, जिसको कई जगह सामूहिक विवाह, शायद मैं नहीं गलत समझ रहा हूँ आपकी बात को, सामूहिक विवाह भी शायद उसी को बोलते होंगे। तो मैंने ये देखा है, इंदौर में मैं था, पाटीदार मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, वो संपन्न भी होते हैं। तो वो बोले कि सर हम कितने भी संपन्न हों, हम कोशिश करते हैं कि सामूहिक विवाह में, मतलब वो मेरा जो दोस्त था वो काफ़ी अच्छे परिवार से आता था, उसका खुद का विवाह जो है वो भी सामूहिक विवाह में किया गया था। तो वो बोले कि सर हम फालतू के खर्चे भी यकीन नहीं करते हैं। तो हमारे यहाँ एक कमी मैंने देखी कि सामूहिक विवाह का मतलब जिसका ब्योत नहीं होता, जिसका बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं होता, वो ये सोचता है कि सामूहिक विवाह में सिर्फ वही जाते हैं। लेकिन जो ये मैट्रिमोनियल का जो ये परिचय सम्मेलन जो आप बता रहे हो, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता है। वहाँ पे गरीब परिवार से आते हैं, अच्छे परिवार के भी आते हैं, लेकिन समाज में मैं ये देख पा रहा हूँ कि सामूहिक विवाह को बहुत अच्छी नज़रों से नहीं देखा जा रहा है। और रही बात मैट्रिमोनियल की, जहाँ मैट्रिमोनियल पे है हमारा दिक्कत ये है कि हम बराबर का कद वाला ढूंढना चाहते हैं, जो हमें कभी नहीं मिलता। इस बारे में मैं तारीफ करूँगा कृष्ण जी तंवर की। कृष्ण जी तंवर के पास 2015-16 में मैं अहमदाबाद गया, मैं मेरी वाइफ परिवार के साथ। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि पवन यार बेटे की शादी करनी है, तो कोई
Specially thanks for digital send. Thanks.